हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। तो आधुनिक इतिहास की सीरीज़ में हम देख रहे थे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। और इसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में रीजनल स्टेट्स, जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स था उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने 3 टाइप आपको बताए थे। कौन कौन से टाइप थे रीजनल स्टेट्स के? वन वॉज सक्सेसर स्टेट, सेकेंड वन वॉज न्यू स्टेट एंड थर्ड वन वॉज इंडिपेंडेंट स्टेट. So in this lecture, firstly we will discuss successor states. After that we will discuss the new states, and then the next states will be independent states. So first of all, we will discuss successor states in the caption of rise of regional states. In the later Mughal period, rise of regional states we will discuss in this lecture. तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो मुग़ल काल के अंत के समय, जो मुग़ल काल का पतन हो रहा है, उस समय जो रीजनल स्टेट्स, जो कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, क्षेत्रीय कुछ राज्य उदय होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हम 3 प्रकार पहले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें बताया गया कि 3 प्रकार के रीजनल स्टेट्स थे, क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उस समय, जिनमें आपका 3 कैटेगरी थी: सक्सेसर स्टेट, न्यू स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट। तो आज हम सक्सेसर स्टेट के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यू स्टेट और उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जो सक्सेसर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो सक्सेसर स्टेट का मतलब ये होता है कि ये वो इंडिपेंडेंट किंगडम थे, स्वतंत्र साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था, लेकिन उन्होंने मुगल एम्पायर की सोवरेनिटी को डिक्लाइन नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था। मुगल साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना जो की गई, उनको हम बोलते हैं सक्सेसर स्टेट। क्या बोलते हैं? सक्सेसर स्टेट। सो द आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, these were the states who founded the independent kingdom but within the sovereignty of Mughal empire. These were the old Mughal provinces डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मुग़ल अथॉरिटी। तो ये मुग़ल अथॉरिटी के अंतर्गत आती थी, ये पुराने मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा थे, ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो आपके 4 सक्सेसर स्टेट हैं। देयर आर 4 सक्सेसर स्टेट्स इन दिस लिस्ट। द फर्स्ट वन इज कर्नाटक, सेकेंड वन इज बंगाल, थर्ड वन इज हैदराबाद एंड फोर्थ वन इज अवध। सो द कर्नाटक वॉज फाउंडेड इन 1710 बाई नवाब सादत उल्ला खान। कर्नाटक वॉज फाउंडेड इन 1710 बाई नवाब सादत उल्ला खान। कर्नाटक 1710 में इसकी स्थापना की गई है। और किसने स्थापना की है? नवाब सादत उल्ला खान ने। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सादत उल्ला खान है कर्नाटक के, और अवध के सादत खान हैं। कर्नाटक के सादत उल्ला खान और अवध के सादत खान। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। कर्नाटक सादतुल्ला और अवध सादत। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो सक्सेसर स्टेट है वो है बंगाल, जो बनता है 1717 में, जिसकी स्थापना करते हैं मुर्शीद कुली खान, ठीक है। द सेकेंड सक्सेसर स्टेट इज बंगाल विच वॉज फाउंडेड बाई मुर्शीद कुली खान इन 1770. आफ्टर दैट द नेक्स्ट सक्सेसर स्टेट इज अवध विच वॉज फाउंडेड इन 1722 बाई सादत खान। अगला आपका जो सक्सेसर स्टेट है वो अवध है, जिसको 1722 में जिसकी स्थापना की थी किसने? सादत खान ने, ठीक है। कर्नाटक 1710 सादतुल्ला खान। उसके बाद दूसरा आपका आता है बंगाल 1717 मुर्शीद कुली खान। इसके बाद आपका आता है तीसरा जो है वो है अवध सादत खान 1722। एंड द लास्ट सक्सेसर स्टेट, फोर्थ सक्सेसर स्टेट इज हैदराबाद विच वॉज फाउंडेड इन 1724 बाई निज़ामुल मुल्क और असफ जाह और किलिच खान। हियर his original name was Kilich Khan and he was famous as Nizamul Mulk. We know him as Nizamul Mulk, who was the founder of Hyderabad, and his title was Asaf Jah. You will study in this lecture that how he get the title of Asaf Jah, how he gained the title of Asaf Jah after a battle. We will discuss further. तो चौथा आपका जो सक्सेसर स्टेट है, जो उत्तराधिकारी राज्य है, हम कह सकते हैं उसको, तो वो है आपका हैदराबाद, जो 1724 में स्थापना जिसकी हुई निज़ामुल मुल्क ने की थी। निज़ामुल मुल्क
उन किलिच खान का एक प्रसिद्ध नाम था। उनका ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम किलिच खान था, जिनको हम निज़ामुल मुल्क के नाम से जानते थे, और उनकी उपाधि थी असफ जाह, जो कि एक युद्ध के बाद वो प्राप्त करते हैं। अभी इस लेक्चर में हम आगे उसको देखेंगे। तो ये आपके 4 सक्सेसर स्टेट हो गए जो अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहला सक्सेसर स्टेट है कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है ये पेनिनसुलर इंडिया यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका भाग था, ठीक है। और लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, लाइंग बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। सो द कर्नाटक वॉज द रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट जो है उसके बीच में यह स्थित था, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय अर्कॉट था। कर्नाटक का हेडक्वार्टर अर्कॉट था। और कर्नाटक की जो फाउंडेशन रखा था, जो कर्नाटक की स्थापना की थी, वो नवाब सादतुल्ला खान थे, जिन्होंने 1710 में इसकी स्थापना की थी, और 1710 से 1732 तक ये यहाँ के नवाब रहते हैं, ठीक है। कर्नाटक वॉज फाउंडेड बाय नवाब सादतुल्ला खान in 1710 and his rule was from 1710 to 1732. In 1732 his successor was Dost Ali who ruled from 1732 to 1740. तो नवाब सादतुल्ला खान के उत्तराधिकारी कौन थे? दोस्त अली थे, जिन्होंने 1732 से 1740 तक क्या किया था? कर्नाटक पे शासन किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि जब दोस्त अली बने थे कर्नाटक के नवाब, तो एक्चुअल में क्या है कि जो आपका कर्नाटक था ना, वो हैदराबाद जो था उसके अंडर में था, ठीक है। द प्रोविंस ऑफ कर्नाटक केम अंडर द अथॉरिटी ऑफ डेक्कन रीजन निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की अथॉरिटी के अंडर में था कर्नाटक, यानी कि वहाँ पे जो भी नवाब वगैरह जो बनेंगे वो बनेंगे निज़ाम की परमिशन से। क्यों? क्योंकि वो किसकी अथॉरिटी में था? वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की अथॉरिटी में था, ठीक है। तो अब जब दोस्त अली बनते हैं तो वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के जानकारी के बिना बनते हैं, ठीक है। अप्रूव नहीं किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, उसके बिना ही दोस्त अली को वहाँ पे बना दिया गया था नवाब। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं वो मराठा को बोलते हैं कि भाई आप जाके इन पे आक्रमण कर दो, ठीक है, उनको छूट दे देते। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या था, वो निज़ाम की प्रोटेक्शन में थे, निज़ाम की वहाँ पे अथॉरिटी थी। लेकिन जब निज़ाम के बिना अप्रूवल के वहाँ पे दोस्त अली को बनाया जाता है नवाब, तो क्या होता है, वो कहते हैं कि अब भाई देखो, जब इन्होंने नवाब हमारी मर्जी से नहीं रखा है, हमें अप्रूवल का मौका नहीं दिया, अपने हिसाब से रख लिया, तो अब इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अब आप चाहो तो इन पर आक्रमण कर सकते हो। उससे पहले अगर मराठा आक्रमण करते तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है, जो हैदराबाद के निज़ाम है, वो इंटरफेयर करते, लेकिन उल्टा उन्होंने ही कहा कि आप जाके आक्रमण वहाँ पे कर दो। तो इस तरीके से 1740 में मराठा जो है वो कर्नाटक पे इन्वेड करते हैं, ठीक है। इन 1740 मराठा इन्वेडेड कर्नाटक एंड मराठा किल्ड दोस्त अली एंड टुक हिज सन इन लॉ हु वाज चंदा साहेब एज प्रिजनर इन सतारा, स्टेट ऑफ सतारा। तो 1740 में जब मराठा इन्वेड करते हैं, जब आक्रमण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके दोस्त अली को मार देते हैं। और दोस्त अली का दामाद था चंदा साहेब, जिसको वो एक कैदी के रूप में सतारा ज़िले में लेके चले जाते हैं, सतारा में उसको एक कैदी के रूप में रखते हैं। और ये जो कर्नाटक की सिचुएशन बन रही है ना, ये क्या करती है, ये मौका देती है अंग्रेज़ों को वहाँ की पॉलिटिक्स में एंट्री करने की, ठीक है। जो कर्नाटक की स्थिति है वो मौका देती है अंग्रेज़ों को वहाँ पे पॉलिटिक्स में एंट्री करने पे। द कर्नाटक हैड प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे भारतीय राजनीति में घुसने का मौका मिलता है अंग्रेज़ों को। और उसके बाद में आप पढ़ेंगे अभी आगे, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कर्नाटक वॉर होती हैं, कई सारी कर्नाटक वॉर्स होती हैं। कर्नाटक में मतलब कई सारे युद्ध होते हैं, किसके बीच में होते हैं? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होते हैं, ठीक है। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कर्नाटक युद्ध, और जो होते हैं 1744 से 1763 तक, ठीक है। आफ्टर दिस सिनेरियो कर्नाटिक वॉर फ्रॉम 1744 to 1763 was fought between French and English. So that's all for the Carnatic. Please note it down. After it we will go to the next slide.
आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम अगली स्लाइड में आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड नोट हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा, कर्नाटक जो एक सक्सेसर स्टेट यानी कि स्वायत्त क्षेत्रीय राज्य के रूप में उभरता है। दूसरा हमारा क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य जो है, हमारा सक्सेसर स्टेट जो है अगला, वो है बंगाल। सो बंगाल वॉज फाउंडेड इन 1777 बाय द मुर्शीद कुली खान। बंगाल वॉज फाउंडेड इन 1777 बाय मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान जो है वो 1717 में बंगाल की एक स्थापना करते हैं और वो पहले नवाब बनते हैं, इंडिपेंडेंट बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब बनते हैं मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। और कुछ इनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। So there are some important points regarding our examination. So we will discuss here. The first important point is that he was the first independent Nawab of Bengal. The second important point is that he shifted the capital of Bengal from Dhaka to Murshidabad. He shifted capital from Dhaka to Murshidabad. The next important point is that he introduced a revenue farming system or Izara system. We have discussed in previous lecture that what is Izara system. If you want to know that what is Izara system in detail, then please watch the previous lecture. After that you will understand all about Izara system. So third important point was that he introduced a revenue farming system or Izara system. And the fourth important point that in his reign, rise of new elite classes like जमींदार्स and bankers. तो जो इसके प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं एग्जाम के नज़रिए से वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो कि वो बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब था। कौन? मुर्शीद कुली खान, जो 1717 से 1727 तक उसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद दूसरा मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसने राजधानी, जो बंगाल की राजधानी थी, उसको ढाका से कहाँ परिवर्तन किया था? तो ढाका से मुर्शीदाबाद। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और खास करके स्टेट पीसीएस के तो फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। तो राजधानी ढाका से मुर्शीदाबाद शिफ्ट की थी मुर्शीद कुली खान ने। देखिए आप नाम से भी समझिए, मुर्शीद कुली खान मुर्शीदाबाद, आप वहाँ से भी आराम से रिलेट करके याद कर सकते हैं इस पॉइंट को। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने इजारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या किया? बंगाल में इजारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अब इजारा सिस्टम क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो आपको इजारा सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, तो पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर को देख के ही आगे बढ़े, जिससे कि आप इजारा सिस्टम को अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि हर एक चीज़ को अगर हम यहाँ डिस्कस ऐसे करते रहेंगे जो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं तो लेक्चर्स कभी एंड नहीं होंगे, कोर्स आपका खत्म हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा टारगेट तो ये है कि पूरे जल्द से जल्द हम कोर्स को कंप्लीट करें और आगे सब्जेक्ट्स को भी हम लेके आएँ, जिससे आपके सिविल सर्विसेज के जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे कवर हो सकें। तो उसके लिए मुझे कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो ये हो गया यहाँ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुर्शीद कुली खान से संबंधित। इसके बाद हम देखते हैं इनके सक्सेसर, इनके उत्तराधिकारी जो इनके बाद में जो आते हैं वो कौन कौन थे। तो मुर्शीद कुली खान जो है वो 1727 तक उनका साम्राज्य रहता है, उनका राज्य रहता है। उसके बाद 1727 से 1739 आपके अगले जो नवाब हैं बंगाल के वो हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद। शुजाउद्दीन मोहम्मद इज द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल हु रूल्ड फ्रॉम 1727 टू 1739। मुर्शीद कुली खान के बाद अगले बंगाल के नवाब हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद, जो 1727 से 1739 तक नवाब रहते हैं। इसके बाद अगले आपके हैं सरफराज खान, जो 1739 से 1740 तक राज्य करते हैं। सरफराज खान 1739 से 1740 तक राज्य करते हैं। इसके बाद 1740 में एक होता है घेरिया का युद्ध, बैटल ऑफ घेरिया इन 1740। बैटल ऑफ घेरिया इन 1740 इट वॉज बैटल बिटवीन सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में घेरिया का युद्ध होता है 1740 में। इसको नोट कर लीजिएगा, युद्ध 1740 में बैटल ऑफ घेरिया, घेरिया का युद्ध 1740, अलीवर्दी खान वर्सेस सरफराज खान। और यहाँ पे अलीवर्दी खान सरफराज खान को मारकर बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके अगले बंगाल के नवाब हैं
आपके अगले बंगाल के नवाब हैं अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, जो एग्जाम के नज़रिए से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला तो ये है कि बैटल ऑफ घेरिया, घेरिया के युद्ध 1740 में, और उसके बाद वो इसको जीत के बन जाते हैं बंगाल के नवाब। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं मराठा के साथ में। क्यों करना पड़ता है समझौता मराठा के साथ में? क्योंकि मराठा लगातार वहाँ पे इन्वेड कर रहे हैं, वहाँ पे लगातार आक्रमण कर रहे हैं, जिसके चलते उनको समझौता करना पड़ता है। और उस समझौते के तहत वो जो चौथ कर होता है, चौथ कर जो होता है वो देने को तैयार होते हैं एनुअली, यानी कि वार्षिक जो चौथ कर है वो मराठा को देने को तैयार होते हैं। और उसके साथ ही साथ कर्नाटक को मराठा को दे देते हैं। कर्नाटक को किसको दे देते हैं? मराठा को दे देते हैं। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों को देखें, सॉरी यहाँ पे कर्नाटक नहीं है, यहाँ पे ओडिशा होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कर्नाटक नहीं है, यहाँ पे ओडिशा है। ठीक है, कर्नाटक तो उनका था ही नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है मराठा के साथ में, एंड दे एग्रीड टू पे चौथ एंड गिवन ओडिशा टू मराठाज। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेजन ऑफ अफगान्स, और किस स्पेशली किसका इन्वेजन होता है, किसका आक्रमण होता है, किस अफगानी का? तो वो है जनरल मुस्तफ़ा खान। तो ये एग्जाम में करीब मैंने 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है अलग अलग स्टेट पीसीएस में, कि जनरल मुस्तफ़ा खान ने किसके काल में, किसके समय में बंगाल पर आक्रमण किया था? तो वो थे आपके अली वर्दी खान, जो 1740 से 1756 तक राज्य करते हैं। ठीक है, बंगाल के नवाब रहते हैं। और इसको एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सो इन द बैटल ऑफ घेरिया इन 1740 विच वॉज फॉट बिटवीन अली वर्दी खान एंड सरफराज खान, Ali Vardi Khan defeated Sarfaraz Khan and became the Nawab of Bengal in 1740, and he ruled from 1740 to 1756. So after Sarfaraz Khan, the next Nawab of Bengal is Ali Vardi Khan, who ruled from 1740 to 1756. So there are some important point related to examination. Please note it down. The first one is Battle of Gheria 1740 between Ali Vardi Khan and Sarfaraz Khan. The second point is that Maratha were continuously invading in the Bengal. Marathas were continuously invading in Bengal. So Marathas, after the so many invasions of Marathas, Nawab of Bengal Ali Vardi Khan decided to make an agreement, and in this agreement he agreed to pay annually chauth tax to Marathas and given Odisha to Marathas. And after that, the important point is there was an invasion of Afghans in Bengal of General Mustafa Khan. General Mustafa Khan was a Afghani who invaded in Bengal in the reign of Ali Vardi Khan. So in approximately 2 or 3 previous year examination of state PCS, I have seen this question that General Mustafa Khan, who was an Afghani, in which emperor, in which Nawab of Bengal he invaded, in which time period or in which reign of Nawab of Bengal he invaded? So he invaded in the reign of Ali Vardi Khan. After that we will go to Sirajud-Dowla. Sirajud-Dowla became the Nawab in 1756 until 1757, and he lost to British East India Company in the Battle of Plassey in 1757. जो आपके सिराजुद्दौला है वो अली वर्दी खान के बाद में 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं, और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1757 में प्लासी के युद्ध में हार जाते हैं। जो ये प्लासी का युद्ध है इसको हम डिस्कस करेंगे जब भी हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे, जब हम ब्रिटिश विजय को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत पे विजय स्थापित की, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े, मराठा को कहाँ हराया, कर्नाटक को कैसे हराया, मैसूर को कैसे हराया, तो बंगाल में कैसे कब्जा किए, सारी चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम राज्य की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं। सो सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, एंड द पॉइंट्स रिलेटेड टू बैटल ऑफ प्लासी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स, where we will discuss the conquest of Britishers, where we discuss the conquest of English, where how they defeat Marathas, how they defeat Karnataka, how they defeat Bengal, and
we will see every region how they covered. So in next lectures we will discuss it. So that's all from Bengal. Please note it down and we will meet you in the next slide. तो आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लें, जिसको नोट करना, जिन्होंने हमारे बोलने के साथ नोट कर लिया उनको कोई बात ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम बंगाल देख लिए हैं, हमने कर्नाटक देख लिया, अब हम देखेंगे अवध और इसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट हो गई होगी वाली स्लाइड। तो आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेसर स्टेट्स में हमने कर्नाटक देख लिया और हमने बंगाल देख लिया। अब अगला नंबर है अवध का और उसके बाद हैदराबाद का। सो इन सक्सेसर स्टेट्स वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन दिस लेक्चर कर्नाटक एंड बंगाल। After Karnataka and Bengal, the next successor state which we will discuss in this lecture is Awadh. So Awadh was founded in 1722. Awadh was founded in 1722 by Saadat Khan. And Saadat Khan ruled in Awadh from 1722 to 1739, and he was also known as Burhan ul Mulk. He was known as Burhan ul Mulk. By the title Burhan ul Mulk was given by Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila. Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila given the title of Burhan Mulk to Saadat Khan. If we discuss about the location of Awadh, so the Awadh was situated between the north bank of Gangas and Himalaya. North bank of Ganga and Himalaya, Awadh was located. It extended from Kannauj district in the west and river Karmnasa in the east. In the west, the district named Kannauj, and in east, river named Karmnasa. So you can define the territory of Awadh in north Himalaya, in south north coast of Ganga, in west Kannauj district, and in east Karmnasa river. That is the territory of Awadh. So Awadh was founded in 1722 by Saadat Khan. Saadat Khan was given the title of Burhan ul Mulk by the Mughal Emperor Muhammad Shah. In 1739, there was an invasion of Nadir Shah. In 1739. Then on 24th February 1739, the Battle of Karnal happened. The Battle of Karnal fought on 24th February 1739. So what is the relation of this battle with Saadat Khan? Because this battle was between Nadir Shah and Mughals. So for a kind information, I want to tell you that Saadat Khan was also the part of this battle from the side of Mughals. And after the battle, just because Nadir Shah won the battle of Karnal, so Saadat Khan was taken as prisoner of war. तो जो हम देख रहे थे, अब हमारा अगला राज्य आता है अवध, जिसकी स्थापना 1722 में सादत खान ने की। सादत खान का टाइटल या उपाधि था बुरहान उल मुल्क, और बुरहान उल मुल्क जो टाइटल दिया गया उनको, वो दिया था आपके मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने उनको ये टाइटल दिया था बुरहान उल मुल्क, जिससे हम उनको काफ़ी ज़्यादा जानते हैं सादत खान को। सादतुल्लाह खान और सादत खान में कंफ्यूज नहीं होना है। सादतुल्लाह रिलेटेड है कर्नाटक से और सादत खान रिलेटेड है अवध से, ठीक है। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और 24 फरवरी 1739 को होता है करनाल का युद्ध। और करनाल का युद्ध जो है उसका सादत खान से संबंध क्या है, आप ये सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो हमारे पहले के लेक्चर्स में तो मैंने बताया कि जो करनाल का युद्ध हुआ था वो मुग़ल और नादिर शाह के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे सादत खान से हम इसको कैसे संबंधित बता रहे हैं, क्योंकि सादत खान भी करनाल के युद्ध में लड़े थे, उस लड़ाई का हिस्सा थे, उस युद्ध का हिस्सा थे
मुगलों की तरफ से, ठीक है। तो मुगलों की तरफ से सादत खान ने इस करनाल के युद्ध में भाग लिया था। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को मुगलों और नादिर शाह के बीच में होता है और इसमें नादिर शाह विजेता रहता है। और उसके बाद क्या होगा कि चूंकि सादत खान भी इस लड़ाई का हिस्सा थे, तो सादत खान को 1739 में वॉर ऑफ प्रिजनर के रूप में, ठीक है, युद्ध के जो बंदी होते उसके रूप में इनको नादिर शाह लेके चले जाते हैं। अब इसके बाद 1739 में आपके अगले जो अवध के नवाब बनेंगे वो हैं सफदर जंग। 1739 में बनते हैं सफदर जंग, और इनके बारे में कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जो इनके उत्तराधिकारी थे सफदर जंग के बाद जो भी आए, जो भी उत्तराधिकारी सफदर जंग के थे, उनको हम नवाब वजीर के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, एक दो एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि नवाब वजीर, ठीक है, या वजीर नवाब किसके उत्तराधिकारियों को, किस नवाब के उत्तराधिकारियों को नवाब वजीर कहा गया, तो वो थे सफदर जंग, जिन्होंने 1739 से 1754 तक शासन किया था अवध पे। सो आफ्टर सादत खान वी विल डिस्कस सफदर जंग हु रूल्ड इन अवध फ्रॉम 1739 to 1754, but there was not so much important points related to examination in Safdar Jung, but one point is important, that his successors came to known as Nawab Wazirs. In examination you can see the question, in fact in one or two examination I have seen this question, that whose name the Nawab whose successors known as Wazir Nawab or Nawab Wazirs. So the answer is Safdar Jung, who ruled 1739 to 1754 in Awadh. After Safdar Jung we will discuss about Sujaud Dawla. If you are a beginner you can be get confused in Sirajud Dawla, Sujaud Dawla and Sirajuddin. I am sorry. So please read it briefly, note it down and try to revise time to time, because if you do not revise time to time then you will surely going to be confused in the examination in Sirajud Dawla, Sujaud Dawla and Sujauddin. So here Sujaud Dawla is related to Awadh dynasty. Sujaud Dawla is related to Awadh state. So Sujaud Dawla ruled from 1754 to 1775, and there are two important points about Sujaud Dawla related to our examination which can be asked, and in previous examination it has already been asked. That one first point is Battle of Panipat 1761 was fought in his reign, and he supported Abdali against Maratha. So here again you were about to ask the question that what is the relation of Sujaud Dawla in the Battle of Panipat, because Battle of Panipat of 1761, that was the third war of Battle of Panipat, was fought between Ahmad Shah Abdali and Marathas. Then what is the role of Sujaud Dawla? So the role of Sujaud Dawla in Battle of Panipat, because he supported Abdali against Marathas. Always remember, not supported Marathas. He supported Abdali, who was an invader. Okay, so Sujaud Dawla supported Abdali against Marathas in Battle of Panipat of 1761, and again a Battle of Buxar of 22nd October 1764 was fought between Bengal and East India Company. The main party was Bengal, but there were two more parties. So Sujaud Dawla, who represented Awadh, he also fought in Battle of Buxar and joined Bengal against East India Company, but they lost. So that's all for Sujaud Dawla. तो सुजाउद दौला के बारे में अगर हम बात करें तो 1754 से 1775 तक सुजाउद दौला जो है वो अवध के नवाब रहते हैं, और इनके समय में दो महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जो हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। पहला तो एक ये है कि पानीपत का जो युद्ध होता है 1761 में होता है, और 1761 के पानीपत के युद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है। तो
तो यहाँ पे शुजाउद्दौला का क्या संबंध है? तो आप हमेशा याद रखिए कि शुजाउद्दौला जो हैं उन्होंने अब्दाली को सपोर्ट करते हुए पानीपत के इस युद्ध में हिस्सा लिया था। पानीपत का जो 1761 का युद्ध था, इसमें शुजाउद्दौला ने अब्दाली को सपोर्ट किया था, ना कि मराठा को। याद रखिएगा, शुजाउद्दौला भारत में है, मराठा भारत में है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली बाहर से आक्रमणकारी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली को शुजाउद्दौला ने सपोर्ट किया था पानीपत के युद्ध में। इसके बाद हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? बैटल ऑफ बक्सर 1764। सो ही ज्वाइंड द बंगाल एंड दिल्ली अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे बंगाल है एक साइड में दिल्ली है, और उसी साइड में आपका अवध है। ये तीनों मिलके किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये तीनों मिलके लड़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ पे तीनों ज्वाइन होते हैं लेकिन हार जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं असफ-उद-दौला, जो कि आपके 1775 से 1797 तक अवध के नवाब रहेंगे। इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इन्होंने राजधानी जो थी अवध की वो शिफ्ट की थी फैज़ाबाद से लखनऊ। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे पहले भी कि अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ किसने शिफ्ट की थी, तो किसने स्थानांतरित की थी वो राजधानी? तो वो हैं आपके असफ-उद-दौला, जो 1775 में लखनऊ के अवध के नवाब बनते हैं और 1797 तक वो नवाब रहते हैं। इसके बाद में इन्होंने लखनऊ कल्चर को काफ़ी सपोर्ट किया। इनको लखनऊ कल्चर जो हमारा है, लखनऊ की संस्कृति है, उसमें जो इनका सहयोग रहा, उसके लिए इनका काफ़ी नाम रहा। इन्होंने बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट बनाया है, आप लोगों को पता होगा जो लोग लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बनाया था बड़ा इमामबाड़ा। तो जो बड़ा इमामबाड़ा है वो बनाया है असफ-उद-दौला ने। और उसके अलावा इनके समय में इन्होंने कई कवियों को भी, बहुत प्रसिद्ध कवियों को संरक्षण दिया, जिनमें से दो नाम प्रमुख हैं। एक है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और दूसरे हैं मीर गुलाम हसन। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा किसके समकालीन कवि थे? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा आपके असफ-उद-दौला के समकालीन कवि थे, और मीर गुलाम अगर हसन की हम बात करें तो वो भी आपके असफ-उद-दौला के समकालीन थे। तो ये आपकी हो गई अवध जो आपका सक्सेसर स्टेट था उसके बारे में बात हो गई। सो आफ्टर शुजाउद्दौला द नेक्स्ट नवाब ऑफ अवध वाज असफ-उद-दौला, who ruled from 1775 to 1797. There are some important points related to Asaf-ud-Daula. So we will discuss here. The first point is that Asaf-ud-Daula shifted the capital of Awadh from Faizabad to Lucknow. That is the very important point. This is very, very, very important. That who shifted the capital of Awadh from Faizabad to Lucknow? Then the answer will be Asaf-ud-Daula, who was the Nawab of Awadh from 1775 to 1797. After this, the next important point is that he contributed in the Lucknow culture. He will always be remembered for his contribution in Lucknow culture. After that, the next point is that Asaf-ud-Daula built a famous monument named Bara Imambara. So aspirants, many of you are from Lucknow or Uttar Pradesh, so you all know that Bara Imambara. So the Bada Imambada was built by Asaf-ud-Daula. After that, very important point, he patronized the poets like Mirza Rafi Sauda and Mir Gulam Hasan. He patronized the poets like Mirza Rafi Sauda and Mir Gulam Hasan. You can see the questions like this, that who was the contemporary Nawab of Mirza Rafi Sauda? Then the answer will be Asaf-ud-Daula. Who was the contemporary Nawab of Mirza Rafi Sauda? Asaf-ud-Daula. And again the answer question can be come in examination, that Mir Gulam Hasan was contemporary of which ruler or which Nawab? The answer will be Asaf-ud-Daula. So that's all from the Awadh state. After this, we will discuss about the Hyderabad state, which was founded in 1724. Hyderabad was founded in 1724 by
Nizam ul Mulk Asaf Jah. Here Nizam ul Mulk was his famous name and Asaf Jah was his title. Asaf Jah was his title. So you can see that Nizam ul Mulk's original name was Chin Kilij Khan. Nizam ul Mulk's original name is Chin Kilij Khan, and he founded Hyderabad in 1724 and he ruled in Hyderabad from 1724 to 1748. Asaf Jah was his title and he founded Asaf Jah dynasty in Hyderabad. He founded Asaf Jah dynasty in Hyderabad. In 1772 he was appointed as Wazir in court of Muhammad Shah. That is a very important point, that Chin Kilij Khan or Nizamul Mulk Asaf Jah was appointed as Wazir in the court of Muhammad Shah in 1772. In 1772 he appointed Wazir in court of Muhammad Shah Rangila. And the successors of Nizam ul Mulk Asaf Jah came to known as Nizam of Hyderabad. Successor of Nizam ul Mulk Asaf Jah came to known as Nizam of Hyderabad. तो ये आपका अवध के बाद में हम देखते हैं अगला आपका जो सक्सेसर स्टेट है वो है हैदराबाद। 1724 में इसकी स्थापना करते हैं निज़ाम उल मुल्क असफ जाह। यहाँ पे असफ जाह उनका उपाधि है, उनका नाम नहीं है। उनका वास्तविक नाम था चिन किलिज खान और निज़ाम उल मुल्क असफ जाह के रूप में वो जाने जाते थे। 1724 से 1748 तक वो हैदराबाद पे राज करते हैं। उन्होंने हैदराबाद में असफ जाह जो राजवंश की स्थापना की थी, असफ जाह डायनेस्टी की स्थापना उन्होंने की थी। कौन सी डायनेस्टी की स्थापना की थी? असफ जाह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि असफ जाह डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपके सामने आंसर होगा निज़ामुल मुल्क और या फिर चिन किलिज खान। निज़ामुल मुल्क और चिन किलिज खान दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। जहाँ पे असफ जाह आपकी उपाधि है, चिन किलिज खान उनका वास्तविक नाम है और निज़ामुल मुल्क के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। इनको 1772 में मोहम्मद शाह रंगीला के कोर्ट में, जो मोहम्मद शाह के मुगल बादशाह थे, उनके दरबार में वजीर बनाया जाता है 1772 में, 1772 में। और जो इनके उत्तराधिकारी थे उनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आपके जो सक्सेसर स्टेट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द न्यू स्टेट्स, जो नए राज्य बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें आपका मराठा की हम बात करेंगे और सिख की बात करेंगे। और अभी हम आगे देखते हैं, फिलहाल हम क्या करेंगे इसको नोट डाउन करते हैं और आप फटाक से स्लाइड नोट करिए वीडियो पॉज करके, और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।